नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह से फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां हैं। जी हाँ, नमस्कार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक सवाल आता है। फिराक, जिनका असल नाम रघुपति सहाय था, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ कि अंग्रेजी का एक प्रोफेसर उर्दू शायरी के एक पारंपरिक छंद रुबाई में भारतीय घर आंगन के इतने सच्चे और इतने सरल चित्रों केर गया? मतलब ये जो विरोधाभास है, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है और मेरे ख्याल से यही फिराक की महानता की कुंजी है। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से अनुशासन लिया, गहराई ली, लेकिन अपनी आत्मा को उन्होंने हिंदुस्तानी जमीन से हमेशा जोड़े रखा। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ इन रुबाइयों का मतलब न समझें, बल्कि फिराक की उस नज़र को पकड़ने की कोशिश करें जो रोजमर्रा की चीजों में भी एक असाधारण खूबसूरती देख लेती थी। बिल्कुल। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए फिराक गोरखपुरी की इस खूबसूरत दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले ये जो काव्य रूप है रुबाई, इसी को समझ लेते हैं। ये है क्या असल में? देखिए, रुबाई उर्दू और फारसी से आया एक 4 पंक्तियों का छंद है। आप इसे एक छोटी, बहुत असरदार कहानी की तरह समझिए। अच्छा, एक छोटी कहानी। हाँ, पहली 2 पंक्तियां एक माहौल बनाती हैं, एक सीन सेट करती हैं। फिर जो तीसरी पंक्ति है, उसमें एक छोटा सा मोड़ आता है, एक नया विचार, और वो तुकबंदी से आजाद होती है। ओह अच्छा, उसमें तुक नहीं होता। नहीं होता। और फिर चौथी पंक्ति वो पहली 2 की तुकबंदी पर वापस लौटकर पूरी बात को एक अंजाम देती है, एक पंच लाइन की तरह। ये बनावट भाव को बहुत यादगार बना देती है। वाह, ये तो कविता का एक छोटा सा पावर पैक कैप्सूल लगता है, कह सकते हैं। तो चलिए पहले कैप्सूल को खोलते हैं। मैं पहली रुबाई पढ़ती हूँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ 2 शब्द हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। एक तो चांद का टुकड़ा, हाँ, और दूसरा लोका देती है। ये अवधी या लोक भाषा का बहुत ही प्यारा शब्द है। इसका मतलब है बच्चे को प्यार से हवा में उछालना। जो बात मुझे सबसे ज्यादा छूती है वो है चांद का टुकड़ा। फिराक ये नहीं कहते कि बच्चा चांद जैसा है, वो सीधे उसे चांद का टुकड़ा ही कह देते हैं। ये कहने का तरीका कितना असरदार है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो काव्य सौंदर्य है। जब हम उपमा न देकर सीधे उपमेय को उपमान मान लेते हैं, तो वो रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार। जी, और उसका असर ज्यादा गहरा होता है। यहाँ माँ के लिए उसका बच्चा सिर्फ चांद जैसा नहीं, खुद चांद का ही एक हिस्सा है। सही बात है। और फिर रह रह के शब्द की पुनरावृत्ति देखिए। इसमें एक लय है, एक रिदम है, जैसे हम उस माँ को सच में बच्चे को झुलाते हुए महसूस कर सकते हैं। और आखिरी पंक्ति, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ तक तो हम सब कुछ देख रहे थे, आंगन, माँ, बच्चा, और अचानक फिराक हमें कुछ सुना भी देते हैं। बिल्कुल, इसे कहते हैं बिंब विधान। पहले 3 पंक्तियों में एक मजबूत दृश्य बिंब है और आखिरी पंक्ति में एक उतना ही ताकतवर श्रव्य बिंब। दृश्य और श्रव्य बिंब। हाँ, एक पल में पूरा का पूरा दृश्य जिंदा हो उठता है। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक चलता फिरता बोलता हुआ चित्र है। इसमें वात्सल्य रस अपने चरम पर है। तो वो एक बहुत ऊंचे, खुशी से भरे पल को पकड़ते हैं। लेकिन फिराक की खूबी ये भी है कि वो बहुत शांत और निजी लम्हों को भी उतनी ही खूबसूरती से दिखाते हैं। जैसे अगली रुबाई में है, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। यहाँ गेसुओं उर्दू का शब्द है, मतलब बाल। और भाषा की सहजता देखिए, छलके छलके। हाँ, छलके छलके। पानी की ताजगी और निर्मलता जैसे आंखों के सामने आ जाती है। यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन इसका असर कितना कोमल है। मुझे यहाँ तीसरी और चौथी पंक्ति बहुत खास लगती हैं। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। यहाँ पूरा फोकस माँ की क्रिया से हटकर बच्चे की प्रतिक्रिया पर आ गया है। हाँ, वो बस कपड़े नहीं पहन रहा, वो अपनी माँ से एक खामोश संवाद कर रहा है। बहुत बढ़िया विश्लेषण। यही तो बाल मनोविज्ञान की गहरी समझ है। जब माँ उसे घुटनों में लेकर कपड़े पहना रही है, तो वो दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है। सही।
उस पल में बच्चा जो अपनी माँ को देखता है, उस नज़र में सिर्फ प्यार नहीं है, भरोसा है, समर्पण है। फिराक ने उस एक नज़र को पकड़कर माँ और बच्चे के बीच के उस अनकहे रिश्ते को अमर कर दिया है। वाह। और कंघी करके किस के में क वर्ण की आवृत्ति से जो अनुप्रास अलंकार बनता है, वो भी इस दृश्य में एक संगीत सा घोल देता है। सही बात है। ये ऐसे पल हैं जो हर घर में होते हैं, लेकिन शायद हम उन पर इतना गौर नहीं करते। फिराक एक कवि की आंखों से हमें उन्हीं आम पलों की खासियत दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये खासियत सिर्फ रोजमर्रा के कामों में नहीं, त्योहारों में भी नजर आती है। अगली रुबाई दिवाली की है। दिवाली की शाम, घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। घरौंदा यानी बच्चों का मिट्टी का छोटा सा घर, और नर्म दमक मतलब एक कोमल सी चमक। ये रुबाई एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह है। हाँ बिल्कुल। पहली दो पंक्तियां माहौल बना रही हैं, घर सजे हैं, जगमगाते खिलौने हैं। लेकिन फिर तीसरी पंक्ति में कैमरा अचानक माँ के चेहरे पर जूम इन करता है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक। मुझे लगता है ये सिर्फ दिए की रोशनी नहीं है। क्या मतलब? ये उसके अंदर की खुशी की, उसके वात्सल्य की चमक है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? बिल्कुल, आपने फिराक के जादू को पकड़ लिया है। वो बाहरी रोशनी को माँ के भीतरी रोशनी से मिला देते हैं। नरम दमक भौतिक भी है और भावनात्मक भी। अच्छा। माँ सुंदर है, लेकिन बच्चे के घरौंदे में दिया जलाते हुए उसका वात्सल्य भाव उसे और भी सुंदर बना देता है। फिराक शब्दों से नहीं, भावनाओं से पेंटिंग कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति और त्योहारों का इतना जीवंत चित्रण है, जो किसी बड़े कैनवस पर नहीं, बल्कि एक माँ के चेहरे पर सिमट आया है। एकदम सही। और अब उस रुबाई पर आते हैं जिसने मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर किया है। बच्चे की जिद वाली रुबाई। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है। बालक तो ही चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। ठुनकना यानी रूट कर पैर पटकना। ये दृश्य तो बहुत जाना पहचाना है। हाँ, और ये मुझे सीधे सूरदास के पद मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं की याद दिलाता है। तो ये विषय तो नया नहीं है, सूरदास ने सदियों पहले इस पर लिखा है। फिराक के इस संस्करण में क्या अलग है, क्या नया है? ये एक बेहद जरूरी सवाल है। देखिए, सूरदास का पद भक्ति के संदर्भ में है। वहां बालक कृष्ण एक लीला कर रहे हैं, वो दैवीय हैं। हाँ, वो तो भगवान है जी। फिराक उसी विषय को उठाकर उसे पूरी तरह से लौकिक मतलब घरेलू बना देते हैं। यहाँ कोई भगवान नहीं है, यहाँ एक आम बच्चा है और एक आम माँ है जो गोरखपुर के किसी आंगन में हो सकते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, फिराक ने उस दैवीय वात्सल्य का कह सकते हैं लोकतंत्रीकरण कर दिया है। वो दिखाते हैं कि एक साधारण माँ की ममता और चतुराई किसी भी दैवीय लीला से कम नहीं है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। माँ उसकी जिद को डांट कर नहीं, बल्कि उसकी कल्पना को एक नया आयाम देकर शांत करती है। सही पकड़ा आपने। वो ये नहीं कहती कि तुम चांद नहीं पा सकते, वो कहती है देखो चांद तुम्हारे पास आ गया। एकदम सही। वो आसमान का चांद यानी गगन का चांद और आईने का चांद जिसे अब वो गोद में ले सकता है यानी गोदी का चांद। गोदी का चांद के रिश्ते पर, रक्षाबंधन के त्योहार पर। रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। रस की पुतली, बहन के लिए इससे प्यारा संबोधन क्या हो सकता है? मतलब मिठास और स्नेह से भरी हुई। और माहौल देखिए, सावन का महीना है, आसमान में हल्की घटाएं हैं। मुझे यहाँ राखी के धागों यानी लच्छों की तुलना बिजली की चमक से करना बहुत अद्भुत लगता है। ये सिर्फ एक खूबसूरत उपमा नहीं लगती, इसमें और भी कुछ गहरा है। बिल्कुल, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार तो है ही, लेकिन इसका भाव समझिए। सावन की घटाओं में बिजली की चमक में एक ऊर्जा होती है, एक पवित्रता होती है। हाँ, एक तेजी होती है। एक क्षणिक लेकिन शक्तिशाली रोशनी होती है। फिराक राखी के धागों में वही ऊर्जा, वही पवित्रता और वही चमक देख रहे हैं। वो राखी को सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि भाई बहन के रिश्ते की उस ऊर्जा का प्रतीक बना देते हैं जो घटाओं जैसे जीवन के उतार चढ़ाव में भी चमकता रहता है। कमाल है। तो अगर हम इन सभी रुबाइयों को एक साथ देखें, तो फिराक की इस दुनिया का केंद्रीय भाव क्या है? वो हमें क्या दिखाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से फिराक हमें सादगी में छिपे सौंदर्य को देखना सिखाते हैं। उनकी कविता का नायक कोई राजा या देवता नहीं है, बल्कि एक माँ है, एक बच्चा है, एक बहन है। सही। उनकी कविता का मंच कोई दरबार नहीं, बल्कि एक घर का आंगन है।
वो हमें बताते हैं कि असली कविता और असली खुशी जीवन के इन्हीं छोटे छोटे सच्चे लम्हों में बसती है। बच्चे की हंसी में, माँ की नज़र में, त्योहार की तैयारी में, राखी के एक धागे में। बिल्कुल। और ये सब वो जिस भाषा में कहते हैं वो भी कमाल की है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई कविता पढ़ रहे हैं, लगता है जैसे कोई हमसे बात कर रहा है। यही उनकी भाषा की शक्ति है। ये गंगा जमुनी तहजीब की भाषा है। इसमें गेसु जैसा उर्दू का शब्द है, निर्मल जल जैसा हिंदी का, और लोका देना या ठुनकना जैसा लोक भाषा का। ये सारे शब्द एक साथ। हाँ, और ये शब्द आपस में लड़ते नहीं, बल्कि ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे एक ही परिवार के सदस्य हों। ये बनावटी भाषा नहीं है, ये वो भाषा है जिसे हिंदुस्तान जीता है, भूलता है। तो अब अगर हम इस पूरी समझ को समेटकर उन विद्यार्थियों के लिए बात करें जिनके पाठ्यक्रम में ये रुबाइयां हैं, उन्हें फिराक की इस कला को परीक्षा में कैसे प्रस्तुत करना चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इसे सिर्फ उत्तर लिखने के नजरिए से नहीं, बल्कि कवि की कला को समझने के नजरिए से देखते हैं। बहुत अच्छा तरीका इसे देखने का। मेरे हिसाब से फिराक की कला को समझने के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, उनका बिंब विधान। वो शब्दों से चित्र कैसे बनाते हैं। दृश्य और श्रव्य बिंब, जैसा हमने बात की। जी, दृश्य बिंब जैसे आंगन, घरौंदा, और श्रव्य बिंब जैसे बच्चे की हंसी, इनका उल्लेख जरूर करें। बताएं कि कैसे ये बिंब कविता को जिंदा कर देते हैं। ठीक है, दूसरा स्तंभ क्या होगा? दूसरा स्तंभ है उनकी भाव योजना, खासकर वात्सल्य रस। ये सिर्फ माँ का प्यार नहीं है, इसमें बाल मनोविज्ञान भी है, माँ की चतुराई भी है, और रिश्तों की मिठास भी है। मतलब सिर्फ वात्सल्य रस है, लिखकर ना छोड़े। बिल्कुल नहीं, बताएं कि उस वात्सल्य के कौन कौन से रंग उस खास रुबाई में दिख रहे हैं। और तीसरा? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है उनकी भाषा और शैली। जरूर बताएं कि कैसे फिराक ने हिंदी, उर्दू और लोक भाषा को मिलाकर एक सहज, सरल और आम बोलचाल वाली भाषा बनाई है। और अलंकार? हाँ, उनके अलंकारों जैसे रूपक और उपमा का जिक्र करते हुए ये बताएं कि ये अलंकार सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये भाव को और गहरा करने के लिए हैं, जैसे चांद का टुकड़ा या बिजली की तरह चमकते लच्छे। अगर इन 3 स्तंभों बिंब, भाव और भाषा को ध्यान में रखकर उत्तर लिखा जाए तो वो सिर्फ एक उत्तर नहीं, बल्कि कविता की गहरी समझ का प्रमाण होगा। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि फिराक गोरखपुरी अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर होते हुए भी अपनी जड़ों से इतने गहरे जुड़े थे कि उन्होंने भारतीय घरांगन के सबसे कोमल और सच्चे भावों को अपनी शायरी में अमर कर दिया। बिल्कुल, वो हमें याद दिलाते हैं कि कविता कहीं दूर आसमान में नहीं, हमारे अपने जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारी छोटी छोटी खुशियों में मौजूद है। बस उसे देखने के लिए फिराक जैसी नजर चाहिए। और जाते जाते एक विचार मैं भी छोड़ना चाहती हूँ। आज के दौर में जब हमारे आंगन, बालकनी में और घरौंदे वीडियो गेम्स में बदल गए हैं, क्या फिराक की ये रुबाइयां हमें उन असली, स्पर्श करने योग्य खुशियों की याद नहीं दिलाती जिन्हें पाने के लिए किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली चर्चा तक नमस्कार।